नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस ने 2024 चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में जो तस्वीर लगी वो किसी विदेशी नाले या गंदे नदी की है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसमें जो बातें लिखी गई है बहुत सारे बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। कुछ बातों के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि भारत के राजनीतिक दल के लोग यह समझते हैं कि वो जो कहते हैं लोग उसको याद नहीं रखते हैं, और ये सच्चाई भी है कि हम यह याद नहीं रखते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल ने क्या कहा और किस बात पर वो वोट मांगा और सरकार में आया या विपक्ष में आया। नहीं तो ऐसी हिम्मत किसी राजनीतिक दल की नहीं होती कि वो वोट किसी और के लिए मांग रहा है, चुनाव किसी और के नाम पर जीता, चला कहीं और गया, सरकार में किसी और में शामिल हुआ, कर कोई और रहा है, अब करता कुछ और है। ऐसा होता नहीं, लेकिन होता है क्योंकि हम मतदान विवेक पर नहीं बहकावे पर देते हैं। यह कड़वा है लेकिन सत्य है, और जब तक इससे ऊपर नहीं उठा जाएगा नेतागण यह करते रहते हैं। खैर, दो बातें जो मैं पहले इंगित करना चाहूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएमएलए को, प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसको खत्म करने, सुधार करने या उसमें कुछ विचार करने की बात घोषणा पत्र में कही है। अब यह आपको बता देना मेरा फर्ज है कि पीएमएलए एक्ट कांग्रेस सरकार ही लाई थी जब श्री मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्हें लगा कि भाई हम कानून बना देंगे और हम कानून से ऊपर है, हमारा क्या कुछ कोई कर लेगा। लेकिन अब की बार निजाम बदला है और ये वाला निजाम छोड़ने वाला नहीं है। वो अपने घोषणा में कहते हैं, चुनावी मंचों पर कहते हैं कि भाई जो देश का पैसा लिया है पाई पाई चुकाना पड़ेगा, और जब तक देश का अंतिम सिक्का वापस ना आ जाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब इतनी घोषणा से, मजबूती से, ईमानदारी से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहे तो लोगों को चिंता होना लाजमी है, और खासतौर से उनको जो लोग पैसा लेकर के भागे हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली आप कहूं कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग पैसा लेके भागे हैं, या बाद में कांग्रेस पैसा लेके भागना चाहती है, इसीलिए वो पीएमएलए एक्ट को कमजोर करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, सुधार करना चाहती है, माउथ विदाउट टीथ करना चाहती है? क्या यह कांग्रेस का मंशा है? तो क्या हम ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना, मतदान देना या उनके पक्ष में बात करना पसंद करेंगे जो देश के चोर उचक्कों, बेईमानों और घोटालेबाजों को प्रोत्साहित करने वाला कानून बनाना चाहती है और इस सब पर रोकने वाले कानून को खत्म करना चाहती है? यह घोषणा पत्र में उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आज का घोषणा पत्र बता रहा है। मैं इस बात पर चिंतित नहीं हूं कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्री की राजनीति अब चल निकली है और इस पर रोक लगाना मुश्किल है। इस पर रोक आप ही लगाएंगे और आप लगाते हुए प्रतीत हो नहीं रहे हैं, तो मैं आम जनता को और सभी लोगों को गलत कहूं ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। जो चीज आपको मुफ्त में मिल रहा है वो डायरेक्ट ही आपसे लिया जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। मतलब जिस तरह से जो शरीर में खून खींचता है आपको पता नहीं चलता, उसी तरह से यह फ्री वाला चीज है, होता है आप ही का है, उस पर बहुत नहीं। कांग्रेस ने एक चीज दोहराया है, हालांकि ये दोहराया इसलिए कह रहा हूं, एक बार पहले कह चुकी है। पहले कहा था जब कांग्रेस के श्री मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस देश के रिसोर्सों पर अल्पसंख्यक समाज का हक है, प्रथम हक उन्हीं का है। मतलब बहुसंख्यक समाज को उन्होंने कहा था कि इस पर आप अपना हक न जताइए, आपका नहीं है, हम आपको होने नहीं देंगे। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री, हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि इस देश के एक वर्ग जो बहुसंख्यक है, हम उसको मतलब देश के रिसोर्सों से रोक लाएंगे उनको अवेल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और वो
इस देश में कोई उसका विरोध नहीं हो रहा है, तब आप अपने विषय में विचार करिएगा मैं क्या हूं, क्योंकि यह एक गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। कांग्रेस सरकार ने धार्मिक रूप आरक्षण की बात कहा है, वो कानून की दृष्टि से गलत है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसमें मैं क्या कहूं। एक चीज और कांग्रेस ने कहा है, हालांकि मैं बहुत चिंतित नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार दूर दूर और बहुत दूर तक बनते हुए प्रतीत हो नहीं रही है, इसलिए उस सब घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं मनसे पर सवाल कर रहा हूं, उस मानसिकता पर सवाल कर रहा हूं, क्योंकि वो चाहे एक वोट भी आए, आप उस मानसिकता के तहत वोट दे रहे हैं ना। मैं चिंतित था जब अकबरुद्दीन ओवैसी और असरुद्दीन ओवैसी को बिहार में 7 सीटें मिल गई थी। मैं उस वक्त अपना एक कार्यक्रम किया था, चैनल पर भी था, अपने चैनल पर भी था, फेसबुक पर भी था, कि भाई उस देश में, जिस देश में एक राजनीतिक दल ने कोई घोषणा पत्र नहीं किया है, कुछ भी करूंगा ये नहीं बताया हुआ है, सिर्फ एक धार्मिक उन्माद उठाया है और उसके 6-6, 7-7 विधायक जीत गए, तो यह देश कहां जा रहा है। मैं चिंतित तब भी था, आज भी मैं चिंतित हूं कि कोई एक राजनीतिक दल जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिसने इस देश में बहुत दिन तक रूल किया, राज किया, शासन किया, नीति निर्धारक रहा है हमारा, उसने हमारा कर्म मतलब कर्मदाता रहा है, उसी के हिसाब से हमारे कर्म डिसाइड किए हम लोग को करना क्या है। वो आदमी कह रहा है कि हम आरक्षण आधा तो महिलाओं को देंगे और आधे में और जाति के देंगे, मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो विदेश जाएंगे, अलग देश बनाएंगे या क्या करेंगे, वो इसने घोषणा में नहीं कहा है, वो आप विचार करेगा, हम तो आपके पाले में इस गेंद को डाल रहे हैं। मित्रों, पीएमएलए एक्ट से क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, कुछ बातें बता दूंगा तो आपको इस एक्ट की गंभीरता की बात पता चलेगा। पीएमएलए एक्ट से मनीष सिसोदिया बंद है, पीएमएलए एक्ट में स्वतंत्र जन बंद है, संजय सिंह को अभी अभी जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। किसी भी केस में अदालत को जमानत देना उसका विवेक तो जज के विवेक के ऊपर है, कानून में ये कोई साफ नहीं कि किसको जमानत दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी। जज अगर ये कन्विंस है कि इस आदमी के जाने से केस के मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गवाह प्रभावित नहीं होंगे, तो वो छोड़ सकता है। गवाही हो जाने के बाद कह सकते हैं जब विटनेस सारे हो गए तो वो विटनेस को हस्टाइल करे, मार दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, बयान तो आ गया, तब भी हो जाता है। मतलब संजय सिंह अभी अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, वो चौड़ा होकर घूम रहे हैं कि कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट छोड़ा नहीं है। असल में हमारे देश में राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हैं और उन पर कोई केस नहीं होता, लेकिन जनता तो है सबसे बड़ी अदालत। जनता तो इसको सोचे कि भाई सार्वजनिक झूठ बोल रहे हो, आपको जमानत मिली है, बरी नहीं हुए, अपराध मुक्त नहीं हुए, आप अपराधी हैं, अभी अपराध सिद्ध होना है कि कितनी सजा होगी। अब एक नया शंगुफा छोड़ा जा रहा है जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपको सामने रख देना चाहता हूं। पीएमएलए एक्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर गए हैं जो कट्टर ईमानदार माने जाते हैं, उनकी पार्टी तब से एक रट लगा रही है, मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है। ईडी सीबीआई ने कोर्ट को बता दिया कि मनी ट्रेल ये है, गुजरात का पूरा चुनाव, गोवा का पूरा चुनाव हुआ है, किस किस विधायकों को क्या क्या मिली है, सारे व्हाट्सएप चैट हमारे सामने है, लोगों के मौखिक बयान हमारे सामने, जिन्होंने पैसा लिया उनका बयान सामने, जिन्होंने पैसा दिया उनका बयान सामने, सारा का सारा सामने है। कोई जरूर नहीं कोई बैंक से पैसा आना जाना, क्योंकि बैंक से घूस लेने की बात तो कहीं नहीं है, बैंक से घूस लिया जाते तो पहली बार सुन रहे। हाँ, अब की बार जो एक अनोखा पार्टी है इस देश में, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो खुद तो कहता था कि आपका नाम कोई गलती से ले ले, आप सबसे पहले सरकार से हटिए, सीट से हटिए और गिरफ्तार होकर के जेल में जाइए, अपने आप चले जाइए अगर पुलिस नहीं करती है तो। और उसके जो खुद मामले में आ रहे तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, अंत तक नहीं छोड़ूंगा, गोलात मार के भगाई ताकि मैं सिंपत्ति लूं। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक नया संगोपा छोड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में घूस लिया है। अब मैं तुरंत इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर पढ़ने लगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर कोई टीवी का बयान देते, चैनल वाले का फोन है मेरे पास कि परमार जी कहाँ है। मैं तो गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में तो फोन कर सकते हैं। मैं बोला मुद्दा क्या है, क्योंकि आमतौर पर ना टीवी चैनल वाले हम जैसे लोगों को बोलते नहीं कि किस पर बोले, परमार जी स्टूडियो में लाइन दे रहा हूँ, जरा एक मिनट होल्ड करिएगा, और स्टूडियो आप हमारे साथ राकेश सिंह परमार जो है, हाँ परमार सिंह इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर बोलिए। अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हम सुने ही नहीं, देखा नहीं, बोला परमार जी आपको 2 मिनट का टाइम दे, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर बोल रहा है।
मैं बोला क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, हम भी बहुत डिटेल नहीं है, एंकर पूछ लेगा, बोल दीजिएगा। खैर जो अपने बुद्धि विवेक से था, चैनल के 20 मिनट के कार्यक्रम को मैं निपटाया और निपटा करके गाड़ी को साइड में लगे रहने दिया और मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डीपली अध्ययन किया। आधा घंटा से ऊपर मैंने उस पर अध्ययन किया। अरुण जेटली का वो संसद में बयान देखा, विपक्ष पक्ष का बयान देखा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का क्रियाकलाप देखा, का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सब देखा जांचा। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में घूस ले रहे या संगुफा सारे के सारे लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि मनी टेल का पता तो चल गया, शराब माफिया से भाजपा ने घूस लिया है। अब इस पर उस पर केस क्यों नहीं बन रहा, कोई अदालत सो मोटो क्यों नहीं ले, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर क्यों नहीं मानहानि हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शराब व्यापारी से पैसा लिया, यह स्पष्ट है, लेकिन चंदा लेना इस देश में अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है। और यह तो भारतीय जनता पार्टी बधाई का पात्र है कि वो चंदा ली है, वो भी चेक के माध्यम से, ऑनलाइन बैंक से ली, और वो पार्टी के काम में खर्चा हो रहा है। बंगला नहीं बन रहा है, लाल किला नहीं बन रहा है, और घर के और बच्चों के नाम से विदेश में पैसा नहीं जमा रहा है। वो तो भाजपा का संपत्ति है, भाजपा का ऑफिस बना है, भाजपा के नेताओं के घूमने के लिए, भाजपा का जो कार्यक्रम चलते हैं उसके लिए काम आता है। और एक नंबर में वो रिश्वत कहां से हुआ? अरविंद केजरीवाल स्वयं एक टीवी चैनल में कह रहा था कि कौन चंदा दे रहा है ये हम पूछने जाएंगे। क्यों पूछेंगे? चंदा देने वाला उसकी मर्जी दे रहा है, तो जब तुमको चंदा दे रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है, और हमको चंदा दे रहा है तो पूछने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि शराब माफिया से लिया। एक ही बात तुम पर अलग और हम पर अलग क्यों? ऐसा अनोखा राजनीति क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? इसीलिए वो चाहते हैं कि पीएमएलए बंद हो, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और इस पर कोई केस हो जिससे पहले होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि भाई ये माउथ विदाउट टीथ है, इसको और कड़ा करते हैं और ईडी को पावर देते हैं। कर उसको लग रहा है कि इसमें कोई घपला घोटाला हुआ है तो वह स्वतंत्र गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र केस चलाने के लिए, तभी जाकर के ये सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। नहीं जिसके ऊपर एक चिट्ठी जाती तो चिट्ठी फाड़ फेंक देते थे। जैसे इलेक्शन कमिश्नर में आचार संहिता का जाता है, वो फाड़ के फेंक देते हैं। चुनाव हो जाता है, 5-10 साल बाद खुलता है, क्या हुआ वो भी भूल जाते, वो भी भूल जाते। अब ऐसा नहीं होगा। तो मित्रों, दो बातें, वीडियो लंबा नहीं, दो बातें कि भाई देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना आपका काम है, लेकिन कुछ भी जारी कर देना आपका काम नहीं है। आप देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और आप इस सबसे बड़े 140 करोड़ देशवासियों को कंट्रोल करने, नियम बनाने, नीति निर्धारण करने और इनका भाग्य विधाता बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप कोई गली नुक्कड़ के प्रधानी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। आप किसी क्लब के डांस फ्लोर के हेड का नहीं कर रहे कि भाई नाच पसंद नहीं है तो दूसरे बदल देंगे। नहीं, आप 140 करोड़ लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, उनका भाग्य विधाता बनने के लिए। तो 140 करोड़ लोगों के मनोभावनाओं को समझिए कि क्या क्या हम घोषणा पत्र में जारी कर सकते हैं। और दूसरा कि जो चीज संभव नहीं है, असंभव से चीजों को ना लिखें। यह बात आप जानते हैं कि ये पूरा होने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप सरकार में नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की कोई घोषणा ना जारी करें जो टेक्निकली संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है और कानूनी संभव नहीं है। क्योंकि हमारे देश में धार्मिक रूप में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मना कर दिया है, नहीं है, और आप बार बार ले आते हैं उन्माद फैलाने के लिए। और किसी तरह की धर्म का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगने का काम अभी नहीं है। आप धार्मिक रूप से बहुसंख्यक को रोकेंगे और अल्पसंख्यक को बढ़ाएंगे, लिख रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि सार्वजनिक रूप से अनर्गल झूठ ना बोले, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से ही देश की जनता पढ़ नहीं पाई है। बहुत सारे लोग अभी अनपढ़ हैं और कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी विद्यालय में पढ़े हैं वो ही अनपढ़ हैं, क्योंकि बुद्धिहीन कोई भी हो सकता है। तो इस देश में बुद्धिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है और बुद्धिहीनों को इस देश में बुद्धि से खेल का काम ना करें। चुनावी चंदे को रिश्वत का नाम ना लें। आपको चंदा मिला है तो बताने वाले की सोच जरूरी नहीं है, और हमको चंदा लेना है तो बताइए कि कौन दिया है। इस तरह की दोगला सोच ना अपनाएं। यह देश बड़ा संवेदनशील है और छोटे छोटे मुद्दे पर कुछ भी कर सकता है, विचार जरूर करिएगा। और अंत में, मतदान अब होने वाला है, 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। जब आप मतदान करने जाएं तो कम से कम जब घर से आप मतदान सेंटर तक जाएं, ईवीएम की बटन दबाने तक
उतने देर तक सारे पिक्चरों को अपने ध्यान में लपेटिए। वो सबकी घोषणा पत्र पढ़ लीजिए कि एक आदमी घोषणा पत्र में कह रहा है कि हम MP-MLA एक्ट को कमजोर करेंगे, PMLA एक्ट को खत्म करेंगे, धार्मिक उन्माद बढ़ाएंगे, बहुसंख्यकवाद को समाप्त करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। क्या हम इसको वोट दें? ये एक आदमी कहेगा कि हम आंख में आंख मिलाकर अपराध का सामना करेंगे और जो भी बेईमानी का पैसा लिया है उससे वसूल करेंगे, हम उसको वोट दें? या एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ झूठे बोलता है, वो करे तो ठीक, दूसरा करे वो गलत, उसको चंदा मिले तो बताने की जरूरत नहीं है, और आपको चंदा मिले तो आप बताइए कि अपराधी से चंदा क्यों लिया। इस तरह की दोगले सोच वाले को क्या मतदान करेंगे? जब आप ये 2-3 मिनट का समय भी अगर आप विचार कर लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बढ़िया लोगों को मतदान करेंगे, बढ़िया पार्टी का सरकार लाएंगे और देश को बढ़िया से और बढ़िया, बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत के लोकतंत्र की बहुत बहुत जय।